Okay, ji. So let's now open the presentation for Manur. Yours is here now. Manur presentation जी. Okay. So Manur की presentation हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और ओपन करते हैं जी. रफी साहब की प्रेजेंटेशन भी हम डाउनलोड कर लेते हैं. सो रफी साहब की भी आ गई थी. ओके. सो अभी हम आप में से Marwan is done with. Okay, Abdul Rauf, would you like to present now? Sorry, he's not Abdul Rauf. He's not yet here. So आप पहले प्रेजेंट करना चाहेंगे या रफी साहब? क्योंकि आपकी पहले डाउनलोड की है तो आप पहले आ जाए. चलिए. Okay, let me share the presentation of Mahnur Abbasi. Here it is shared now. Open it. Keep it on the top. चला जी, आ जाइए. My name is Mahnur Abbasi, and I'm going to select my topic, the relationship between the leadership and change management, because I'm working under the supervision of Dr. Irfan Zafar. And the main objective of this topic of this thesis is a relationship between the leadership and change management is understand how the effective that can drive the change of an organization. And I'm taking this references to the some of ResearchGate and one of a volume European scientific journal, which is edition of 10th edition, and published in 2014 in March. And other one is Democracy published, which is March 18, and that's mentioned there how leadership work in different organizations, and that can change the employees' performance. And the other one, leadership between leadership in change management. It's Samuel Advanced, which is September 18, 2022. Versus some of other generators download the master. Thank you. Okay, जी. Now let's listen to the corrections for this title. Okay, पहली बात तो यहाँ पर जो एक बड़ी क्लैरिटी से आपको नजर आ रही होगी कि रेफरेंसेस देने का ये जो स्टाइल है ना, ये ठीक नहीं है. रेफरेंसिंग देने का एक प्रॉपर स्टाइल होता है जो आपको अपने रिसर्च पेपर के एंड पे नजर आएगा. हम उस पर अलग से बात भी करेंगे, बट आपको भी थोड़ा सा आइडिया भी से होना चाहिए कि उसमें हमेशा ऑथर्स के नाम होते हैं, पेपर का टाइटल होता है, जर्नल का नाम होता है, इशू वॉल्यूम नंबर होते हैं, ताकि पता चले कि पेपर की क्या सोर्स है, डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है. मैं कुछ और बात कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने कहीं से भी लिया बात, तो आप कहीं से भी लेंगी, लेकिन वो जो जहाँ से लेंगी वो पूरी उसकी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए. तो रेफरेंस देने का एक तरीका होता है, बस ध्यान में रखें, हम उसको करेंगे खबर, बट देर इज ऑलवेज अ वे हाउ टू रेफर. तो इसमें रेफरेंसेस जो है वो भी आपने ठीक नहीं दिए हुए. मैं भी आता हूँ आपके टाइटल के ऊपर. आप ये कहना चाह रही हैं जी कि रिलेशन बिटवीन लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट, दिस इज द टाइटल ऑफ अ बुक.
इसमें आप क्या करना चाह रही हैं अभी कुछ क्लियर नहीं कर पाई हैं आप मुझे। हमेशा टॉपिक की हमने ना एक लिमिट्स डिफाइन करनी होती है कि वो डुएबल भी हो और एक टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे पास एमएस थीसिस में होता है पूरा हो जाए। ये थोड़ा बहुत ब्रॉड टॉपिक है इस वक्त, रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट। आप इसमें क्या करना चाह रही हैं वो मेरा सवाल है कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू दिस इन दिस। कोई आइडिया? लाइक इधर जो अभी आपने रेफर किए हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपना बेसलाइन पेपर बता दें, इनमें से कौन सा पेपर है जिसको आप क्लोजली फॉलो कर रही हैं, जिसके अंदर वो सारी चीजें मेंशन्ड हैं जो इस टाइटल में आप चाह रही हैं करना। you have to finalize some of the research paper or a group of research papers which are closely mentioning or doing the similar task which you are trying to attempt, so that you know मेरी limits क्या है। You cannot keep an open-ended problem with you, because then it will not finish. It will keep on creating new things, new things, new things. So title has to be something which is doable, and it should not be a topic of a book, because book जो है उसके लिखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो बाजू का people get I would say carried away by not knowing exactly मैंने करना क्या है। तो you have to first of all apply limits to your problem। और जो ये आपने पेपर्स यहाँ रेफर किए हैं, लाइक ये आई थिंक एक ही रेफरेंस है, एक ही पेज पे आपने रेफरेंस डाले हुए ना, इनमें से आपने या इनके अलावा बेशक अब आपने कोई बेसलाइन पेपर फाइनलाइज करना। डू यू हैव एनीवन ओपन हियर आउट ऑफ दीज, जिससे मैं कुछ आइडिया ले सकूं कि आपने क्या पढ़ा है। देखें ये टाइटल तो रीजनेबली ठीक है कि यू कुड वर्क टुवर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट। you are trying to in fact address a problem of change management, if I'm trying to put it right। So accordingly change management का कोई research paper अब आपने shortlist करना, तो वो आप करेंगी तो टाइटल वहां से निकलेगा। अभी ये टाइटल आपका नहीं है इसमें, ये सिर्फ प्रॉब्लम एरिया है कि ब्रॉड आपने सोचा कि जी मैं सिर्फ काम करना चाह रही हूँ। तो इस पर्सपेक्टिव से जरा इसको दोबारा होमवर्क कीजिए और मे भी इसको डिस्कस करें डॉक्टर इरफान जफर से, या मे बी आप किसी और सुपरवाइजर से भी डिस्कस कर सकती हैं जिनसे आपने पढ़ा है, ठीक है, जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, तो इसमें भी काम होने वाला है। ठीक है, ठीक हो गया जी, चले। तो नेक्स्ट इनवाइट रफी साहब नाउ। सर कोई बात नहीं, इधर से कर लें आप। पढ़ना चाह रहे हैं आप प्रपोजल को? डिफाइन करना चाह रहा हूँ, परेशान नहीं होना आपने, कोई बात नहीं। आप यहीं से जो आपने इधर आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आप अपना लैपटॉप साथ ले आए, बेशक प्रेजेंटेशन यहीं से दें। अभी हम चेंज करने में टाइम नहीं लगाएंगे ना, बिकॉज इट विल टेक टाइम। नो यूएसबी, यहाँ पे यूएसबी लगती नहीं है इसमें। ट्राई करें हो जाएगा। मैं आपको अपने सिस्टम से मैं कनेक्ट करवा देता हूँ आपको अपने इंटरनेट के साथ। वेट अ मिनट। ओके, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन ऑफ रफी साहब नाउ। दिस वन इज योर पेपर। ओके, सो आजा जी रफी साहब, आप अपने काम को प्रेजेंट करें। My name is Rafiuddin Badr. I belong to a banking industry, so I focus on some of my interest areas. My interest area as my profession, I'm focusing on operation management, risk analysis, and HR. So I choose for this presentation and for the onward research of my topic is HR management. मैंने थोड़े से पेपर गो थ्रू किए, इसके अंदर पब्लिक अफेयर जो मेरे पेपर हैं, these are sorry, my topic, first of all I tell you what the topic is: impact of personal
employee grievances on additional factor. Basically, One second. Okay. My topic is exploring the impact of employee grievances and organizational performance in banking sector. I focus particularly on my sector, that is banking sector. जो grievances बेसिकली हर एनवायरनमेंट के अंदर होती है और उनकी जो टाइप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं लाइक एनवायरमेंटल जो फोकस है एनवायरमेंटल लोग उसको उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं एक काइंडली म्यूट कर लिया करें अपने आप को जो ऑनलाइन लोग हैं, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। चलिए मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट्स होते हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स होते हैं और मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक इंडस्ट्री है आईटी है, उनके अंदर जो वाइसनेस या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है वो डिफरेंट होती है। तो बैंक को बेसिकली फोकस करना मेरा ताल्लुक भी बैंक से है, मेरा प्रोफेशन बैंक से है, बैंकर हूँ। तो मैंने इसको एचआर को इसलिए फोकस किया कि उसके अंदर बहुत सारी ग्रे एरियाज हैं जिसको कवर करना, मैं उसके ऊपर रिसर्च करने जा रहा हूँ, उसको फोकस किया। तो मैं इसके ऊपर जो मैंने बेसलाइन पेपर था, बेसलाइन पेपर मैंने जो है वो पब्लिक अफेयर्स का जोंग भाई अब्दुल वहीद सियाल और शहर बानो महम, इनको मैंने फोकस किया। इसका मेरा बेसलाइन है बेसिकली ये जो पेपर है, हाँ जी, बेसिकली मैं फिर इस पहले पेपर के ऊपर करता हूँ। ये पेपर पे बाइसनेस है उस पे नहीं, उस पे रेफरेंसेस में है। इसको मैंने जो सर इसको मैंने जो मेरे प्रेजेंटेशन है इसको अभी तक मैंने जहाँ तक मैंने काम किया इंट्रोडक्शन तक किया। इसके मैंने 4 पार्ट्स हैं, ओवरव्यू, प्रॉब्लम्स हैं, सिग्निफिकेंस हैं और एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं और द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे। Banking sector plays as important role in boosting economic growth and stability, acting as fundamental pillar of financial intermediation, investment and wealth management. Our organization often overlook the problem of employee grievances during the strategic planning, their financial objectives. However, this can be represent a significant obstacle of achieving optimal performance. Therefore, the research investigates the impact of employees grievances of organizational performance in banking sector, utilizing the mixed method approach of a comprehensive understanding. Mixed method approach जो है वो basically 2 तरह की होती है। इसको साथ साथ मैंने लिखा था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये बेसिकली मेरे मैं अपने वेरिएबल जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट उनको भी उसके अंदर भी इसको मैं यूज करूंगा। मिक्स मेथड में जो वो है क्वालिटी और क्वांटिटेटिव, मतलब उसमें रिसर्च भी होती है, सर्वे भी होती है, वो सारी की सारी उनको फोकस करूंगा। तो कंसिडरिंग द फैक्ट ड्राइविंग एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस एंड देयर इन्फ्लुएंस एंड on organizational performance, enabling banking leader to develop sufficient intervention and policies. Basically इसका मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस उस वक्त फ्रूटफुल होगी, उस वक्त उसकी प्रोडक्टिविटी होगी जब उसके पीछे जो बैकएंड के ऊपर जो मशीनरी काम कर रही है दैट इज एम्प्लॉय वो सेटिस्फाई होगी। उसका सेटिस्फैक्शन लेवल और उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, उसको किस तरीके से सम अप करना है, दैट इज माय रिसर्च फोकस। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय स्टडी इज what are the most common complaint that applicant employees have in the banking industry. मैंने जैसे आपको कहा था how do these complaints affect the overall performance of the organization. I told you before, what step can organization take to address employees complaint and improve their overall performance to get fruitful objective of the organization. ये मेरे रेफरेंसेस हैं, मैंने गो थ्रू किया 5-6 अपना रिसर्च पेपर से, जिसके अंदर मुख्तलिफ थे, लेकिन मेरा फोकस एरिया बाइसनेस थी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइजर कैसे बाइसनेस करते हैं और कैसे एम्प्लॉइज के काम के ऊपर इफेक्ट होता है और कैसे एम्प्लॉइज को आप सेटिस्फाई करते हैं विद एक्नॉलेजिंग देयर वर्क और परफॉर्मेंस जो है वो कैसे बूस्ट करती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे फ्रूटफुल होती है। थैंक यू। जो आपका बेसलाइन पेपर है वो सर बेसलाइन पेपर ही है फर्स्ट वाला। Okay जी, now everybody has listened to Rafi Saab as well. So Rafi Saab का जो title है, again it's okay, title is good, you can work on this और आपके अपने experiences के base के ऊपर है, तो again ये और अच्छा positive है कि आप वहाँ पे contribute कर सकते हैं अपने organization में।
अगेन पॉइंट इज कि आप अपने काम को अलाइन करें विद द इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल पेपर्स और रिसर्च पेपर्स या कॉन्फ्रेंस पेपर्स. So that is what is required. Whenever we decide on doing something for our organization, we have to see what are the international practices and how other people are doing and how they are publishing. So आपने अच्छे पेपर सेलेक्ट किए. अगेन इधर भी जो एक इशू सिर्फ है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी हाईलाइट किया महानूर को, के रेफरेंस देने का एक तरीका होता है, ये वो नहीं है. आपने बट कट पेस्टिंग तो कर दी है, बट देयर हैज टू बी सम प्रोसीजर. तो उसको जरा थोड़ा सा आपने नेक्स्ट टाइम सोचना है कि रेफरेंस हमने देना कैसे. बट कीपिंग दैट असाइड, द फर्स्ट पेपर विच यू आर मेंशनिंग, इट इज अ गुड पेपर बिकॉज ये अच्छे पब्लिशर का है, वाइली का है. आपने इसका भी बाकी कोई फैक्टर्स शायद चेक नहीं किए, बट जाके देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है. ये डब्ल्यू वेब ऑफ साइंस के अंदर रजिस्टर्ड है, स्कोपस में इंडेक्स्ड है, HJRS में इंडेक्स्ड है, W कैटेगरी है, X कैटेगरी है, Y कैटेगरी है. इसके अलावा जो हमने कुछ पैरामीटर्स क्लास में डिस्कस किए थे उनके अंदर कहाँ पे वैल्यूज क्या क्या हैं, ताकि थोड़ा सा आपको इस पेपर की ऑथेंटिकेशन अच्छी स्टैब्लिश हो जाएगी. जिससे गुड थिंग. इसमें जो एक चीज आपने अब एक्सप्लोर करनी है या जहन में रखनी है वो ये है कि इसके अंदर लाजमी कुछ ना कुछ डाटा एनालिसिस हुई होनी चाहिए, क्योंकि उसी तरह की डाटा एनालिसिस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप करेंगे. तो आप इधर से गाइडेंस लेके इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह की क्वालिटेटिव या इस तरह की क्वांटिटेटिव एनालिसिस अपने सेटअप में करने की कोशिश करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे. तो अकॉर्डिंगली आपको इस पेपर में वो सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए, या इससे रिलेटेड पेपर्स और ढूंढ के आप उनमें 2-3 पेपर को कंबाइन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हैं. और जब वो करेंगे तो होपफुली आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका फायदा होगा और वो इसको पसंद भी करेंगे, और आपकी अपनी भी आई एम श्योर साल के बाद कुछ ना कुछ AR वगैरह लिखी जाती है तो उसमें ये एक एज अ स्टडी आपको सपोर्ट भी कर सकती है ये चीजें. तो दैट इज गुड थिंग कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है जी. सो फाइन. फर्दर इम्प्रूवमेंट्स विल बी डूइंग इन ईच स्टेप. आपका टाइटल डिफाइन हो गया है, आपके पेपर्स निकल आए हैं. अब हम इसमें चलेंगे आगे कि इनको हमने कैसे आगे लेके चलना है, पढ़ना कैसे है और फर्दर इसकी एनालिसिस करनी कैसे है और फिर लिखना कैसे. इन चीज़ों को हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे. तो ठीक हो गया जी. थैंक यू वेरी मच रफीक. रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर में जो पैरामीटर्स वगैरह जो मैंने HEC की जो साइड है उसको मैंने निकाले थे पेपर. तो मुझे पहला पेपर जो था जो मेरा बेसलाइन पेपर है इसके जो पैरामीटर्स जो मैंने डिस्कस किए थे वो सारे देखिए बाकी मुझसे नहीं लिख रहे जो इनके टॉपिक्स थे, जैसे कि IJCRT जैसे मैं उसको पब्लिशर है, मैं उसको कर रहा हूँ वो नहीं है. तो इट मीन्स आप उसको छोड़ के किसी और अच्छे इसी तरह के और पेपर्स आपको अच्छे पब्लिशर्स के मिल जाएंगे. तो अगर से स्टिल मैंने कहा था कि अगर फिर भी समझते हैं इस पेपर में अच्छी कोई चीज हुई भी है तो आप इसको स्टिल कंसिडर कर सकते हैं, बट विद कॉशन, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड नहीं है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये जर्नल. सो अगर आप फिर भी समझते हैं अच्छा लिखा हुआ पेपर आपको समझ आ रही है, यू कैन ऑलवेज कीप इट कंसिडर्ड. उसमें कोई बुराई नहीं. मतलब जो मुख्तलिफ होते हैं, कई वहाँ पर कैसे साइंटिस्ट को काम किया जाता है, को कैसे दूर किया जाता है, कैसे एड्रेस किया जाता है. इसके अंदर जो मटीरियल है, रीडिंग मटीरियल और उसको काम करने के लिए बहुत अच्छा मटीरियल है, उसको फोकस करता हूँ. लेकिन जिस वक्त अपनी इसकी जो मतलब ये ISM और बाकी जो चीजें हैं इसकी वो मेरे ख्याल क्वालिटी पेपर नहीं वहाँ से फाइंड आउट करने के. मैंने सर यही कहा ना, हो सकता है बाज़ औक़ात ना अच्छे काम लोगों ने किए होते हैं, उनको खुद उस टाइम पे समझ नहीं होती तो वो किसी अच्छी जगह पे पब्लिश नहीं कर पाते. ठीक हो गया. तो इसलिए आप अगर समझते हैं कि ये काम अच्छा है आप इसको कंसिडर करें, लेकिन जो अच्छे जर्नल्स हैं उनके कामों को देखते हुए इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी भी ठीक करते जाए. उस डायरेक्शन में चलेंगे तो शायद आपके काम की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है. तो आप बिल्कुल इसको लेके भी चल सकते हैं, बट मिक्स करें विद दोस थिंग्स जो कि आपको अच्छे जर्नल्स में नजर आ रही है. उधर आपको नजर आएगा कि उसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होगी, इससे डिफरेंट होगी. अब वो आपकी इंटेलिजेंस है कि वो क्या गैप है जो कि इन्होंने छोड़ दिया है. देखें बाज़ औक़ात ना गैप्स होते हैं, कुछ जो अच्छे जर्नल्स है ना वो कुछ एक्स्ट्रा चीज मांग रहे होते हैं जो थोड़े वीक पेपर नहीं कर पाते, तो वो फिर वीक जगहों पे सबमिट करके पब्लिश कर लेते हैं. अब वो क्या एक्स्ट्रा चीज है जो कि इसमें से इसने से 100 पैमाना 100 का था, इसने 60 पे रोक दिया होगा, 40 वाला काम नहीं किया होगा. वो 40% आपको उन पेपर्स में नजर आएगा जो अच्छे जर्नल्स के. आप इसमें वो चीज ऐड करेंगे और अपने मेरे ख्याल में तो बल्कि अच्छी बात है कि आपको इसके गैप्स भी ऑटो पे पता चल रहे हैं. इसी को एक्सटेंड करें,
ले आए अपने प्रॉब्लम की तरफ, और अच्छे पेपर्स के वो पहलू जो इसमें मिसिंग है इंक्लूड करें, और एक अपना काम डिफाइन कर लें जिसमें कुछ पॉइंट्स इनके हों, कुछ पॉइंट्स अच्छे जर्नल्स के हों, तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव काम जो है वो चल पड़ेगा, राइट? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज कुछ चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ, जिनको वर्किंग करता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज आर मतलब कैन बी द गैप एनालिसिस। मेरी स्टडी क्या है उसके अंदर तो मेरे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ देखिए, होता ये है कि ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चन से, रिसर्च क्वेश्चंस निकलते हैं आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, यानी ये थोड़ा सा इस तरह प्रोसेस है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकलती है आपकी गैप एनालिसिस। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, तो आप उसके अंदर से निकालते हैं गैप्स, कि इसमें क्या हुआ हुआ, क्या नहीं हुआ हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ हुआ, गैप्स आ जाएंगे। जितनी आपकी अकल है, मैंने कहा था ना कि एक इटरेटिव प्रोसेस, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल ठीक गैप्स निकाल रहे हो, लेकिन आप एक प्रोसेस में आ गए हैं, तो आपने एक इनिशियल स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, फर्दर सॉलिडिफाई करवा लिया बाय डिस्कसिंग दोज विद योर सुपरवाइजर। सो नाउ यू हैव फाइनलाइज्ड 2 3 5 4 gaps. Based on gaps you define the problem statement कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, अब क्योंकि गैप्स है ना, तो ये प्रॉब्लम्स है ना, तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने लेके चलना है। नाउ प्रॉब्लम्स की बेस पे आप डिफाइन करते हो कि जी मेरे अब रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, तो मेरे रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे, जो आपने भी दिखाई नहीं कि एम्प्लॉयज की क्या क्या ग्रीवेंसेज हैं, किस किस तरह से अफेक्ट कर रही है, ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, राइट? रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में एक वाज़ेह फर्क है, वो आपने ध्यान में रखना है। रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से निकलते हैं, और रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि इनको अचीव कैसे करना है मैंने। तो यू स्टार्ट फ्रॉम गैप्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, research questions, research objectives, and based on or to achieve those objectives you define the methodology कि मैं क्या करूंगा अब ये काम करने के लिए। objectives का एक और आप कहें कि synonym हो सकता है targets या aims या achievables, ठीक है? ऑल्दो टारगेट होता है फाइनल एम कि जी मैंने एसी बनाना है, तो ये मेरा फाइनल टारगेट है, लेकिन एसी बनाने के लिए मेरे कुछ छोटे छोटे 4-5 और ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ एक्सपर्टीज गेन करनी होगी, पहला ऑब्जेक्टिव। फिर मैकेनिक्स में कुछ अचीव करना होगा, सेकंड ऑब्जेक्टिव। फिर मैंने इसकी इंटीग्रेशन पे कुछ चीज सीखनी होगी, तीसरा ऑब्जेक्टिव। तो अल्टीमेटली फाइनल ऑब्जेक्टिव होगा एसी बनाना है। तो अचीव करने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। अगर इसको मैं पीछे बैकएंड पे कैलकुलेट करूं, तो पहला मसला क्या जी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि कमरे में हीटिंग नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। रिसर्च क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई बेस्ड ऑन के जी मैंने जो सर्वे किया, पता चला जी कि हीटिंग के अच्छे सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक जब गए होंगे लोग इन्वर्टर सिस्टम पे, तो उन्होंने गैप्स निकाले होंगे ना कि जी अभी जो प्रॉब्लम है कि हीटिंग सिस्टम है लेकिन ज्यादा बिजली खींचते हैं, तो ऐसे सिस्टम्स नहीं है कि जो कम बिजली के साथ चल पाए, 120 वोल्ट के साथ, 140 वोल्ट के साथ, या इवन डीसी पावर से ना चल पाए जिसमें आपका 24 वोल्ट होती है। तो ये प्रॉब्लम ये है आपके गैप्स, गैप आ गया। गैप से आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कीजिए कि ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि लो वोल्टेज से चल सके, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। अब यहाँ से रिसर्च क्वेश्चन आया कि क्या किया जाए कि ऐसे सिस्टम डिजाइन किए जाए, इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इनकी क्या कॉस्ट इफेक्ट हो सकते हैं, ये रिसर्च क्वेश्चंस निकल रहे हैं उसके अंदर से। अब इनको अब इसकी बेस पे आप कहेंगे मेरा अब टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैंने एक ऐसा एसी बनाना है जो कि 20 वोल्ट पे 24 वोल्ट पे चल सके, ये फाइनल ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए छोटे छोटे 3-4 और ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे सारे, जो कि रिसर्च क्वेश्चन से डिराइव हुए होंगे। अब आप उसकी मेथोडोलॉजी डिफाइन करेंगे, ओके जी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो ये तरीका फॉलो करूंगा, तो एक अल्टीमेटली एक ऐसा एसी बन जाएगा जो 24 वोल्ट पे चलेगा। तो आप इस तरह से सारी चीजों को एक इसका हाइपोथेटिकल ग्राफिकल पिक्चर ज़हन में बनाएं कि जी मैं इनफैक्ट कहाँ से लेके आ रहा हूँ, कैसे लेके चल रहा हूँ। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई थी, उस पे एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पढ़े, सॉल्यूशंस के गैप्स निकाले, गैप से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे गए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिसर्च क्वेश्चंस पे गए, रिसर्च क्वेश्चन से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे गए, अल्टीमेटली मेथोडोलॉजी डिफाइन की। ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में कोई एक चीज ऊपर नीचे हो सकती है बाज़ औक़ात, बट ये कि जनरली डायरेक्शन यही है। तो अपने आप को अलाइन कर सकते हैं आप इनके साथ और चीज लेके चल सकते हैं। ओके जी, सो आई होप आई एम सॉरी टू टॉक इन उर्दू, Marwan, but there may be some sentences
not be able to translate. So आपका आ गया जी? What's your name? Kashif. This one, honey driven? Kashif. Kashif, okay जी, Kashif आ गया जी. Abdul Rauf is yet not here. Where has he gone? Abdul Rauf, where is he gone? Okay, now let's listen to Kashif sir. Assalamualaikum. My name is Kashif. I am MSc student. My research topic is honeypot driven cyber threat intelligence in cloud security. Now, cloud, we mostly use public and private cloud in our organization, due to which there is some action performed by hacker and attackers, which the IP addresses and the ports are open of the ports are open to attack the cloud. So we use the honeypot driven intelligence model to prevent that attack. Basically, it's उर्दू में थोड़ा था. जी आप कंफर्टेबल हो, कोई वो जरूरत नहीं परेशान होने की. बेसिकली इसका मकसद ये है कि जिस तरह कुछ भी आईपी एड्रेसेस के थ्रू जो है ना हैकर अटैकर जो है ना हमारे क्लाउड्स के ऊपर अटैक कर लेता है, तो ये हनी पॉट ड्रिवन मॉडल जो है ये हैकर अटैकर जब अटैक करेगा तो उसको बेसिकली बैक एंड पे जो है एक वर्चुअल चीज़ प्रोवाइड कर देगा कि आगे जो है आपका डाटा आपके क्लाउड की तरफ जाने के बजाय ये हनी पॉट की तरफ जाएगा, जो इंटरनली जो है ना उसको चेक करके आपको ये अलर्ट एक जारी कर देगा कि जी आप अटैक कर रहे हैं, ये हैकर या अटैकर अटैक कर रहा है, और या कोई इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना ये इस आईपी के थ्रू जो है ना इस चीज़ को एक्सेस कर. तो रेफरेंस दिखाओ. ओके, सेंसर का ड्राफ्ट पेपर है और एसीएम का पेपर है. ये प्रिंटेड फॉर्म में है. बस आप बैठो, मैं आपको इस पे गाइड कर दूं. ये है. ओके. अच्छा जी, ओके. सो आपने सुन लिया है इस वक्त काशिफ साहब का प्रेजेंटेशन. इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ओके, अभी देखो इसमें जो आपका टाइटल है ना, टाइटल तो ये ठीक है कि आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें कोई हनी पॉट ड्रिवन साइबर थ्रेट टेक्निक है कोई, ठीक है. आई वुड कॉल इट अ टेक्निक विच वुड बी यूज्ड इन क्लाउड सिक्योरिटी ऑपरेशंस, राइट. सो ये इस तरह से आपका टाइटल ठीक है. इट हैज टू बी अ हनी पॉट ड्रिवन साइबर थ्रेट इंटेलिजेंट टेक्निक. अब आप इसको खुद देख लें कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. अगर नहीं है तो लेके जाए उस तरफ, क्योंकि आपने एक सोल्यूशन प्रपोज करना है जो कि एक मेथड के ऊपर बेस कर रहा होगा, ठीक है. जो पेपर आपने मुझे इस वक्त यहाँ दिखाया है, दे आर दी रिव्यू पेपर्स. ये नजर आ रहा है कि जी ये कोई एनालिसिस कर रहा है ऑफ डिफरेंट हनी पॉट्स ऑन डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है. सो इट्स अ रिव्यू पेपर. इसके अंदर से किसी एक सिंगल पेपर को आपने निकालना है जो एक अप्रोच के ऊपर बात कर रहा हो और उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करता हो, ठीक है. तो उस तरीके से फिर ये काम आपका ठीक हो जाएगा. Am I clear to you? Otherwise it's fine. आप MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या CS में हो? और ये डॉक्टर ख्वाजा फहद जो है ये कहाँ के हैं? नस्ट में किस जगह के हैं? SMME के हैं. ओके. SMME में CS का क्या काम? अच्छा, वहाँ पे क्योंकि वो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है. तो आप वहाँ काम करते हैं? क्या करते हैं? ये आसिम साहब के साथ हो? अच्छा, चलो ठीक है. तो सही है, आपका एरिया सही है, आप इसमें काम कर सकते हो. तो आप डॉक्टर साजिद बशीर के साथ क्यों नहीं काम करते? वो तो आपके वहाँ पे हेड है. अच्छा,
अच्छा वहां चले गए हम, चलो ठीक है, नो फाइन। आप इनके साथ काम कर सकते हैं और ये आपके सुपरवाइजर बन जाएंगे। आप इनको इनको साथ लेके चलें। एरिया थोड़ा सा रिफाइन कर लें। टाइटल ठीक है, आई मीन टू से एरिया ठीक है, टाइटल डिफाइन कर लें थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लें। बाकी है कि पेपर्स और सर्च करें, इसमें आपको अच्छा कोई काम नजर आ जाएगा। पीसीसी करना चाहोगे? ओके गुड, जबरदस्त, ठीक हो गई, थैंक यू जी। एनीबडी एल्स इन दिस क्लासरूम हु वांट्स टू प्रेजेंट? एजाज इज साइलेंट, नो presentation. You have a presentation here? Okay, you can give it in the next class, right? Be there. Anybody from the online students who wants to present? Sir, Sufyan Ahmed, sir. Ji Sufyan, would you like to present? I have, yes, sir. I have mailed you research paper and email and presentation on your email, sir. With Khan Sufyan. I am allowing you to share your presentation. आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन खोल दें। आपके टाइटल, आपके जो इंट्रोडक्शन वाला डॉक्यूमेंट है उस पर मैं कमेंट सेपरेट दे दूंगा। अभी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ टू शेयर योर प्रेजेंटेशन हियर। सर मेल से आपके पास नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, व्हाट्सएप से आप वहाँ पे शेयर कर लीजिए। मैं मोबाइल पे सकता हूँ, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। एक मिनट सर, आई विल ट्राई। इसका नंबर है आप में से? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज क्लियर। सर मैं भी प्रेजेंट कर रहा हूं। जी खुरम महमूद साहब हैं इस वक्त अवेलेबल? खुरम महमूद, Sufyan, you can figure it out how to get your presentation. In the meantime, I am sharing the presentation by Forum. ओके सर, ओके। तो खुरम साहब आप काइंडली बताइए क्या इस पे आप बताना चाह रहे हैं। We are listening to you. जी खुरम, आवाज आ रही है आपको? बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। ओके, जी सर आ रही। खुरम साहब को आवाज नहीं आ रही शायद। आप ऑडिबल नहीं है खुरम, शायद आपने अपनी साउंड बंद की हुई है। दोबारा ट्राई करें, मैं आपको स्विच ऑन। लेट मी सी यू। आवाज तो आपकी खुली हुई है बट आप बोल बात करें आप। आवाज हमारी आपको आ रही है आवाज खुरम? I think there is some issue at your end. Sure ji. So somebody else can present if there is an issue of sound at forum end. सर मैं प्रेजेंट करता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन सर आपको मेल की है, ओपन कर दूं यहाँ पे फोन पे? बस से कनेक्ट कर सकते हैं और स्विच ऑन कर सकते हैं तो कर दें जी। मैंने आपको अलाउ किया हुआ है। मैं इसको अनशेयर कर देता हूँ इस प्रेजेंटेशन को। Assalamualaikum sir, Khurram this side. An issue resolve कर लिए sir whenever आप कहेंगे तो जी खुरम, अगर आपका इशू रिजॉल्व हो गया तो आप बात करें, आपकी प्रेजेंटेशन खुली हुई है। Right sir. Sir, Assalamualaikum sir. So the presentation right in front of you is deals with the early stage of detection for malicious software or say that malware in that person sir.
My research proposal would be basically whenever we have any kind of virus or malicious detection in our system, the first respondent is to be the antivirus. However, but we have observed it then that the program or the code is in state of execution. And the second one is static, when the program or the code received is thoroughly verified by the antivirus. However, it has some issues that whenever a dynamic program is being detected by the antivirus, it takes time, because obviously it has to go through various stages, and the program is already in execution. So detecting at that time might give the window to the program or software or the virus or worm or whatever that it needs to damage your system. And when it comes to static detection, it can only be achieved when the whole system is basically in open form. It's not in executable form. It's not encapsulated or such. So both of these have their limitations. So what I have presented is a kind of hybrid system. So I have a hybrid system which will consist of consist of both of these approaches, the dynamic as well as the static approach. And what I'm planning to do is I'll take both of these variants and take them to, and I'll take a number of samples from multiple available websites, which provide me with some kind of genuine programs as well as some malicious codes. So what I'll do is I'll gather all the samples and run them through and through machines, giving me which will give me detection on both dynamic and as well as static approaches. So those machines will give, and after whatever I'll achieve from those machines, I'll take top 5 variants from those, and then I'll vectorize them so that when I'll vectorize them, I'll be able to run them through neural networks or random forest kind of algorithms. Hence, that will be available for machine learning, and the machine can learn based upon those detections that how a program is being classified or how general programs is differentiated from an random malware. Lastly, I'll collect all the data received from those learning algorithms and classify it using CARO, that's a Computer Antivirus Research Organization naming scheme. Basically, it's the naming scheme that defines all kind of it defines basically all kinds of viruses, and so that it's basically a naming convention for any kind of malware or virus. And then after converting into a standardized form that can be acceptable by antivirus, I shall run it on basically any kind of antivirus and check its feasibility, so that does it justify both static and dynamic proportions, and hence it will be a hybrid approach. देखिए मेरी रिक्वायरमेंट ये बिल्कुल भी नहीं थी कि आप जो है ना वो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दें. It was only limited to your title and your reference papers. That's all. So I'm done, sir. बस ये आखिरी step था. So It's the done. details are not needed at this stage. We'll have Sure, time for sure. these things in future because there are many students who are waiting for their turn. तो Right, sir. मैं Right, sir. आपकी बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन ये सब की इस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है. काइंडली मेरी बात को Right, sir. सुना करें. जब मैं आपको कहा करूँ ना कि क्या करना है तो उतना ही करें जितना कहा जाए. एक्स्ट्रा टाइम जो Sir. है वो ना मेरे पास है ना आप लोगों के पास है. वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू लिमिट टू आवर टाइमिंग्स. अभी रिक्वायरमेंट ओनली 2 स्लाइड्स. आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी, लेक्चर गौर से नहीं सुना. ओनली 2 स्लाइड्स, टाइटल विद सुपरवाइजर एंड द रेफरेंसेस. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. Sir. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग जो आप कह रहे हैं, और Sir. काफी आपने कह भी दिया. खैर बहरहाल, I should have stopped you earlier. देखिए आपका टाइटल ठीक है. This title is fine. I have no issues with this. This is okay. Who is your supervisor? वो आपने अभी तक नहीं बताया. Sir, I haven't selected, got through to any supervisor. I think I'll approach you in that regard, sir. You have yet not been able to find anyone?
No, sir, I'm sorry, sir. I haven't been able to. तो आपने किस किस से पढ़ा हुआ है यहाँ पे? सर अभी तक सर काफ़ी हैं, लेकिन सर मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ ना पे, क्योंकि मैं बीइंग अ डील स्टूडेंट मेरी इतने किसी से